बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, मेडिकल विभाग में बायोटेक्नोलॉजी से अब अपन को पढ़ना है विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या लाभ हो रहे हैं। अभी अपन लोग बहुत सारी प्रोसेस पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसी के आगे मेडिकल से जुड़े हुए बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या तरक्की की है। अगर हम उसको सामान्य रूप से बाह्य रूप से देखें तो अपन लोगों ने ये देखा सुना है कि आजकल वैक्सीन पर ज्यादा चर्चा चल रही है। जैसे कोरोना चल रहा है, इस पर कहते हैं ना कि वैक्सीन नहीं बनी अभी। वैक्सीन पर किसी का पहला चरण चल रहा है, किसी का दूसरा, किसी का अंतिम चरण पर चल रही है परीक्षण। तो ये इसको हटा दो, और भी पहले हैजा, पोलियो, इनके सब वैक्सीन बनाए गए हैं। और वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि वो दवाई एक बार पिला दी, जीवन भर के लिए स्वतंत्र हो गए। तो जो वैक्सीन बनाया गया है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही सम्मिलित है। ध्यान रखना, अनेक हार्मोन्स, अनेक एंजाइम्स, अनेक अनेक प्रकार की जो ऐसी दवाइयां जो हाई लेवल की है, ये सभी दवाइयों या हार्मोन्स मिला के, एंजाइम्स मिला के या वैक्सीन मिला करके, टीकाकरण करके, ये सभी किसमें जुड़ा हुआ है? मेडिसिन से, मेडिकल विभाग से जुड़ा हुआ है। और मेडिकल विभाग में बायोटेक्नोलॉजी विस्तृत रूप धारण कर चुकी है। तो जो अपन लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल में, ये इंट्रोडक्शन था। अब इसी में अपन लोगों ने कुछ और कल भी पढ़ा था लास्ट टाइम पर लाइव क्लास में भी, कि इंसुलिन की बात हुई थी। मानव इंसुलिन हमने आपको पूरा कहानी बताई थी कि वो पेनक्रियास, अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय में बीटा सेल्स होती है, और बीटा सेल्स में से जो पदार्थ निकलता है उसको इंसुलिन का नाम दिया है। और इससे डायबिटीज रोग हो जाता है। अब इसी के आगे क्या है संरचना डायबिटीज की? मधुमेह, हिंदी में बोलते हैं डायबिटीज को। मधुमेह दो प्रकार से होते हैं मनुष्य। बीटा सेल से जो स्रावित होता है, कम हो रहा है तो प्रॉब्लम है, ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो जो डायबिटीज रोग है, मधुमेह है, उसको दो विधियों से होता है। एक जो पहला टाइप है, जरा समझते जाना, पहला टाइप को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। जो पहला टाइप है वो किसमें होता है? बाल अवस्था में होता है। इस रोग की इस प्रकार में, यानी रोग के इस प्रकार में शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही बीटा कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। अपना इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को नष्ट करने लगता है, जिससे रोगी में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है। इस कारण रोगी को प्रतिदिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये टाइप फर्स्ट है, जो छोटे बच्चों में शुरू हो जाता है, लेकिन ये केवल विश्व में 5% लोग ही इसके बच्चे पीड़ित होते हैं। टाइप फर्स्ट की बता रहे। अब टाइप सेकंड में आइए। टाइप सेकंड में नाम है, पहला था IDMS था, जो टाइप फर्स्ट था IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये पूरा नाम है IDDM का। ये पहली स्टेज थी। अब दूसरी स्टेप में आइए, टाइप सेकंड, इसका नाम है NIDDM, उसका था IDDM। उसका नाम पहले का क्या था? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और दूसरा है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दूसरा क्या नाम है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये टाइप सेकंड है। ये किसको होता है? लगभग 40 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति में होता है। परंतु आजकल खान पान अव्यवस्थाओं के कारण रोग किसी भी उम्र के लोगों को हो जाता है। टाइप सेकंड सबसे ज्यादा फैला हुआ है, ध्यान रखना। यही मुख्य रूप से वो पहला वाला तो 5% लोगों में ही, बच्चों में होता है। सामान्यतः यह रोग मोटे व्यक्तियों में पाया जाता है। इस अवस्था में इन व्यक्तियों में इंसुलिन कम बनता है और धीरे धीरे इसका सिक्रीशन बंद हो जाता है। प्रारंभ में इसके उपचार के लिए कुछ दवाइयां दी जाती है, परंतु जब ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है तो इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। इस रोग के खान पान पर नियंत्रण, नियमित व्यायाम आदि से नियंत्रित किया जा सकता है। ये इंट्रोडक्शन है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड का। टाइप फर्स्ट बच्चों का है, उसका नाम क्या दिया था? IDDM। और टाइप सेकंड बच्चों के अलावा 30-40 उम्र से किसी भी उम्र के, कभी कभी बच्चों को भी ये
टाइप सेकंड हो जाता है। इसका नाम क्या दिया है? NIDDM। अब इसके बाद आगे देखिए, ये तो दोनों प्रकार का था इंसुलिन का। सर्वप्रथम 1916 में एडवर्ड शेफर ने इंसुलिन की खोज की थी। फिर से सुन लीजिए, एडवर्ड शेफर, इधर शेफर है SCHAFER, वो एडवर्ड जेनर ने तो टीकाकरण की बात की थी, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे। एडवर्ड शेफर ने 1916 में इंसुलिन की खोज की थी। प्रारंभ में मधुमेह रोगी को उपचार हेतु इंसुलिन शुगर तथा गाय से प्राप्त की जाती थी। बात समझ रहे कि नहीं? शुगर और गाय से पहले प्राप्त किया जाती थी। 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त करने के लिए 1000 किलोग्राम पैनक्रियाज की आवश्यकता होती है। इतना कम मात्रा में पैनक्रियाज, अग्न्याशय है वो पत्ती ऐसी रचना होती है, उसमें लैंगरहेंस की दीपिकाएं हजारों गुच्छों के रूप में पाई जाती होगी। लैंगरहेंस की दीपिकाओं में बीटा सेल, यानी 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त करने के लिए 1000 किलोग्राम अग्न्याशय की आवश्यकता पड़ती है। यह इंसुलिन मानव इंसुलिन की संरचना से कुछ भिन्न, कुछ रोगियों में एलर्जी उत्पन्न करने लगती है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब संरचना की बात करें, अगर हम इंसुलिन की थोड़ी सी जानकारी दे दें, तो फ्रेडरिक सेंगर ने बताया कि गाय के अग्न्याशय से प्राप्त इंसुलिन के अणु में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एल्फा और बीटा, ध्यान रखना, एल्फा में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा में 30 अमीनो एसिड होते हैं। यानी संरचना की दृष्टि से बताया कि जो इंसुलिन होता है उसमें 2 चेन से मिलकर के बना है, एल्फा और बीटा। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एल्फा में कितने? 21 अमीनो एसिड और बीटा में 30 अमीनो एसिड होते हैं। ये चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड, ए और एल्फा और बीटा 21 और 30 अमीनो एसिड वाली डाइसल्फाइड बॉन्ड की सहायता से जुड़ी रहती हैं। मानव शहद मैमल्स में इंसुलिन प्रोहार्मोन्स के रूप में संश्लेषित होता है, प्रोहार्मोन्स के नाम में। फिर से सुन लीजिए, मानव शहद मैमल सभी स्तनधारियों में जो इंसुलिन होता है प्रोहार्मोन्स के रूप में संश्लेषित होता है, जिसमें से एक अतिरिक्त चेन होती है जिसका नाम है सी चेन, पेप्टाइड सी। ए और बी हो गई थी जो किससे जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब एक और चेन आ गई सी, पेप्टाइड चेन सी कहते हैं। मैच्योर अवस्था में के दौरान सी पेप्टाइड चेन अलग हो जाती है, अतः मैच्योर इंसुलिन में 33 अमीनो एसिड युक्त सी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है। परिपक्व इंसुलिन में, ये प्रारंभिक की अवस्था है सी पेप्टाइड वाली, ये 33 वाली संरचना बाद में नहीं होती है। तो ये इसका क्या दिया? इंट्रोडक्शन दिया। किसका? इंसुलिन। क्या क्या पढ़ा अपन ने? इंसुलिन पहले 2 प्रकार की, ए और बी, एल्फा, इसके बाद ए टाइप और बी टाइप हो गया। दूसरा क्या पढ़ा? संरचना में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ए और बी, और बाद में क्या दिया उन्होंने? सी का दिया, ए पेप्टाइड बॉन्ड और एल्फा और बीटा। एल्फा में 21 और बीटा में 30, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और तीसरी सी चेन आ जाती है जो कुछ समय बाद क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ये इतना सारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब इंसुलिन का संश्लेषण कैसे होता है इसको बताती हूं। इंसुलिन के संश्लेषण में यह भी काफी रोचक कहानी है। इंसुलिन के जो संश्लेषण की कहानी सुन लीजिए। सन 1982 में मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। अमेरिकी औषधि का नाम था एक एली लिली, एक औषधि का नाम था। अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला और ए और बी के समान थी, जो अभी हमने आपको बताया है, एल्फा और बीटा वाली। इन्होंने आनुवांशिक अभियांत्रिकी का एक्सपेरिमेंट एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया पर कर किया था, तो यह प्रैक्टिकल पूर्ण रूप से सफल हुआ था। इस विधि में सर्वप्रथम मानव इंसुलिन के ए तथा बी चेन के लिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात किया गया था। डीएनए की चेन श्रृंखला को ई कोलाई जीवाणु के प्लास्मिड्स के साथ, आपको पता है कि बैक्टीरिया में
क्या है, रिंग के रूप में प्लाज्मिड डला रहता है। जो भी चीज भेजते हैं तो जाकर के किस में डाल देते हैं, प्लाज्मिड। इंसुलिन को किस में डाल दिया, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ रिंग के रूप में पाया जाता है, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार जीवाणु में इंसुलिन के निर्माण के जीन आ गए थे। जैसे ही उसमें जोड़ा तो जीन उसमें सम्मिलित हो गए थे। इस बैक्टीरिया का उचित माध्यम और वातावरण दशाओं में फर्मेंटेशन द्वारा पृथक कर लिया गया और बाद में 1998 में एली लिली तथा रेन बैक्सी ने मधुमेह औषधि को बाजार में उतारा, जिसका नाम है हुमापेन तथा हुमालो काइनेजेन सी। ये 3-4 नामों किसने, एली लिली जो औषधि बनाई गई थी, और दूसरी क्या थी, रेनवैक्सी। रेनवैक्सी का नाम तो सुना होगा कई लोगों ने। मधुमेह औषधि को बाजार में उतारा किस नाम से, हुमापेन और हुमालो तथा प्रोटीन काइनेज सी के रूप में उतार करके सप्लाई हो रही है, और जो कमी हो रही है उसको पूरा कर रहे हैं। जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं इन्हीं की मात्रा को उसमें सम्मिलित है। इसी को तो अपन लोग वैक्सीन के रूप में मानते हैं। एक और छोटा टॉपिक है, जीन थेरेपी क्या है, आजकल बहुत प्रसिद्ध है। जीन थेरेपी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो जीन खराब है, रोगाणु है, विषाणु है, कुछ भी है, कमी है, तो उनको निकाल करके दूसरे जीन को उसी जगह जोड़ देना। स्वस्थ जीन को उसको निकाल करके, जो पहले से खराब है उस जीन को निकाल करके बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दूसरे स्वस्थ उसी जाति के स्वस्थ जीन को जोड़ देना क्या कहलाता है, जीन थेरेपी। इसके अलावा क्या है, त्रुटिपूर्ण व असामान्य जीन त्रुटिपूर्ण एंजाइम का निर्माण करके आनुवांशिक रोगों का कारक बनती है। जीन उपचार या जीन थेरेपी के अंतर्गत शरीर में त्रुटिपूर्ण इन्फेक्टिव जीन को स्वस्थ जीन से पृथक करके हटा करके दूसरा जीन लगा दिया जाता है। इसी का नाम क्या दिया, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है, अभी हमने बताया ना, जो जीन है पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड डीएनए में, उससे जो खराब जीन है जिनके द्वारा ये रोग बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है और अगली जनरेशन में जा रहा है, उसको बाहर निकाल करके दूसरा जोड़ देना, उसी जाति का स्वस्थ जीन को जोड़ देना क्या कहलाता है, जीन थेरेपी कहलाता है। ये छोटा सा टॉपिक था। अब जीन चिकित्सा का उपयोग है, इसी में ढेर सारी बात है, और ये अब चिकित्सा के रूप में जीन से तो बहुत सारे डिटेल बढ़ते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1-2 पॉइंट हम बताई दे रहे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसी में एक और टॉपिक है पीसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीआर बताते हैं। जो पीसीआर है, पीसीआर के बारे में सुन लीजिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है, वो कहलाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है, इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइकिलर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में 3 चरण होते हैं। पहला है निष्क्रियकरण, दूसरा है तापानुशीलतन और तीसरा दिया विस्तार। ये 3 चरण दिए पीसीआर। क्या क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका पूरा नाम है पीसीआर का, अनेक जीन की प्रतिकृतियां बनाना, एक नया जोड़ा है पीसीआर। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला दिया है निष्क्रियकरण, दूसरा है पहले क्या है, निष्क्रियकरण में डीएनए को 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट तक थर्मल साइकिलर में गर्म किया जाता है। जो पहला निष्क्रियकरण दिया इनएक्टिव करने का, 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए को 1 मिनट तक थर्मल साइकिलर पर गर्म किया जाता है, जिससे उसके दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। तापानुशीलतन में अभिक्रिया मिश्रण को तापक्रम को घटाया जाता है। यह सामान्यतः 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसे इस तापक्रम पर भी 1 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद विस्तार किया जाता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए होता है। इस चक्र को लगभग 37 बार दोहराया जाता है, समझते जाना। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए सेगमेंट को 1 अरब गुणा कर परिवर्तित किया जाता है।
यानी इस प्रकार से 3 विधियों द्वारा डीएनए के अंदर जीन होते हैं, उन जीन को चेंज करने के लिए पीसीआर की सिस्टम की आवश्यकता होती है। पीसीआर के उपयोग में रोगाणु की पहचान में, विशिष्ट उत्परिवर्तन को पहचान में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पादप रोगाणुओं का पता लगाने में, विलुप्त जीवों तथा मनुष्य के अवशेषों से डीएनए सेगमेंट की क्लोनिंग आदि में, इतनी चीजों में पीसीआर का उपयोग होता है। पीसीआर मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अपने समान बहुत अधिक मात्रा में प्रतिकृतियां निर्माण कर सकता है, इतनी क्षमता होती है। कैसे कर सकता है? 3 विधियों से कर सकता है। एक दिया है आपका निष्क्रियकरण, तापानुशीलता और विस्तार। इन 3 विधियों से ये क्रिया संपन्न हो जाती है। धन्यवाद।